चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी और अहम खबर के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आर्थिक सर्वे पेश किया। सर्वे के मुताबिक FY26 के लिए जीडीपी ग्रोथ 6.3% से 6.8% के बीच रहने का अनुमान रखा गया है। देश की आर्थिक सेहत बताने वाले इस इकोनॉमिक सर्वे की बारीकियां बताने के लिए अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय। सर, सबसे पहले आपको बधाई कि जो जानकारी सबसे पहले CNBC आवाज ने दी थी ग्रोथ अनुमान को लेकर, उस पर मोहर लगी है। और अब आपसे जानना चाहेंगे कि इकोनॉमिक सर्वे के हाइलाइट्स की बात करें तो देश की आर्थिक सेहत कैसी नजर आ रही है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद बधाई के लिए। और जो आर्थिक सर्वे में अनुमान जताया गया है अर्थव्यवस्था को लेकर के, मुझे लगता है कि जो चालू कारोबारी साल में जहां 6.4% के आसपास रहने के अनुमान है, उससे बेहतर रहेगा अर्थव्यवस्था की रफ्तार। और इसमें अगले कारोबारी साल 2025-26 के लिए 6.3 से लेकर के 6.8% रहने का अनुमान जताया गया है। अगर बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौतियाँ बढ़ी तब 6.3 तक जाया जा सकता है, वरना 6.8 तक रहने का अनुमान माना जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी चुनौती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही बताई जा रही है। जिस तरीके के अलग अलग देशों की तरफ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा रहे हैं, यूएस में ट्रंप का आना हो, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग में दखल बढ़ना हो, तो ये सारी चुनौतियां हैं। लेकिन यहाँ पे 4 खास बातें बताई गई हैं इस पूरे इकोनॉमिक सर्वे में, और कहा गया है कि इस पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। उसमें से एक जो बड़ी बात कही गई है वो ये कही गई है कि डी रेगुलेशन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। डी रेगुलेशन का मतलब ये हुआ कि जो कंपनियाँ हैं उनके लिए नियमों को काफ़ी ज़्यादा आसान बनाया जाए। उस डी रेगुलेशन के लिए एक जो अलग अलग रणनीति है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर और सरकार मिल करके बनाए, इसकी वकालत की गई है। जो ग्रोथ के लिए इंटरनल कैपेसिटी है, जो क्षमता है, उसको और ज़्यादा बढ़ाया जाए। यहाँ पे एक बड़ी दिलचस्प सुझाव दिया गया है कि ओवर टाइम को लेकर के जो कानून है, जो लेबर लॉज हैं, फैक्ट्रीज एक्ट हैं, उसमें बदलाव किया जाए और ओवर टाइम की सीमा बढ़ाई जाए। बता दूं कि ओवर टाइम को लेकर पिछले दिन आपको याद हो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चर्चा भी हुई थी, जब L&T के CEO ने 90 आवर पर वीक की बात कह दी थी और इससे पहले 70 घंटे पर हफ्ते की बात कही गई थी। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी कैसे बढ़ाई जाए, इसकी यहाँ पे कई सारी वकालत यहाँ पे की गई। एक जो महत्वपूर्ण बात निकल कर आई है वो मैं बताना चाहूँगा कि एनर्जी ट्रांजिशन को लेकर के कहा गया है। आपने देखा है कि यूएस में ट्रंप आए तो ट्रंप ने एनर्जी ट्रांजिशन के सारे मुहिम को थोड़ा सा ठंडा कर दिया। मुझे लगता है कि उसी तर्ज पर यह सुझाव यहाँ पे दिया गया है कि एनर्जी ट्रांजिशन जब आप करेंगे, यानी ग्रीन एनर्जी की तरफ जब बढ़ेंगे, तो लागत बढ़ जाती है, जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो बढ़ जाती है, उसको लेकर के कॉम्पिटिटिवनेस घट जाती है, उसको लेकर के मुझे लगता है इशारा किया है कि थोड़ा सा स्लो रहने की ज़रूरत है। इस तरह कुछ महत्वपूर्ण बातें आर्थिक सर्वे में की गई हैं। जी बिल्कुल लक्ष्मण जी, जिस तरह से आपने बताया कि अब आर्थिक सर्वे देश के सामने पेश हो चुका है और सबकी नजरें टिकी हैं कल पेश होने वाले बजट पर, तो आपसे जानना चाहेंगे कि अगर इस इकोनॉमिक सर्वे को देखा जाए तो इसके आधार पर बजट के लिए क्या कुछ संकेत आप देख पा रहे हैं? देखिए, बजट के लिए मुझे लगता है कंजम्पशन बढ़ाने की जो वकालत आर्थिक सर्वे में की गई है, शायद इसकी झलक आपको बजट में देखने को मिले। और कहा गया है आर्थिक सर्वे में कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो खपत बढ़ रही है, डिमांड वहाँ से आ रही है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में थोड़ा सा डिमांड में दबाव एक है। मुझे लगता है ये एक तरफ से संकेत कर रहा है कि शायद बजट में आपको इनकम टैक्स में राहत देने की गुंजाइश वहाँ पर दिखे और उसका ऐलान होता हुआ आपको दिखे। इकोनॉमिक सर्वे में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है कि आपको बहुत ज़्यादा अपने पे फोकस करना है। कृषि क्षेत्र एक बैकबोन है, वो आधार है भारत की अर्थव्यवस्था को, उसको ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो देना होगा। जीडीपी ग्रोथ की रफ्तार बढ़ाने में कृषि क्षेत्र की भूमिका काफ़ी केंद्रीय रहने वाली है। तो हो सकता है कि बजट में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, बाकी चीज़ों को लेकर के, एग्रीकल्चर पर आपको खास फोकस होता हुआ दिखे। स्किलिंग, लेबर लॉज अमेंडमेंट की बात की गई है, तो मुझे लगता है कि इसकी तरफ भी बजट में आपको एक ठोस इशारा आता हुआ दिख सकता है। हालांकि बजट की एक्सरसाइज इकोनॉमिक सर्वे से बहुत ज़्यादा बिल्कुल एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, लेकिन दोनों एक ही मंत्रालय बनते हैं, दोनों की मुखिया एक ही होती हैं, वित्त मंत्री, तो जाहिर तौर पर एक उम्मीद की जाती है कि यहाँ पर जो बातें कही गई हैं शायद उसकी कुछ झलक बजट में देखने को मिले। जी बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी, इकोनॉमिक सर्वे की बिग पिक्चर दर्शकों को बताने के लिए। और जिस तरफ लक्ष्मण जी बता रहे थे कि मिडिल क्लास को राहत दी जा सकती है, इस लिहाज से भी ऐलान होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस ओर खुद इशारा किया। बजट सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देवी लक्ष्मी गरीबों और मध्यम वर्ग पर अपनी कृपा बरसाए। मैं मां लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूं कि देश के हर गरीब
एवं मध्यम वर्ग समुदाय पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे। तो बजट सत्र से पहले प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि यह बजट देश के विकास का आधार रखेगा। 2047 तक देश विकसित होकर रहेगा। साथ ही उन्होंने आर्थिक गतिविधियों के रोडमैप और नारी शक्ति पर भी बात की। ये बजट एक नया विश्वास पैदा करेगा, नई ऊर्जा देगा कि देश जब आजादी के 100 साल मनाएगा तब विकसित होकर रहेगा। इनोवेशन, इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट, ये लगातार हमारे आर्थिक गतिविधि के रोड मैप का आधार रहा है। नारी शक्ति के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना, पंथ संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर के हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। तो आर्थिक सर्वे की बिग पिक्चर हमने जानी लक्ष्मण जी से, और अब जानते हैं कि इस आर्थिक सर्वे में एग्रीकल्चर सेक्टर की तस्वीर कैसी दिखाई दे रही है। और ये बताने के लिए अब हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं असीम मनचंदा। तो असीम, बताएं, इकोनॉमिक सर्वे में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्या बड़ी बातें बताई गई हैं? आर्थिक सर्वे के मुताबिक भारत के कृषि सेक्टर का इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण योगदान है। ये सेक्टर पिछले 5 सालों से लगातार 5% की दर से बढ़ रहा। इतना ही नहीं, इससे जुड़े हुए जितने भी अलाइड सेक्टर हैं, चाहे वो मछली पालन हो, पशुपालन हो, वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। इसके चलते भारत के जीडीपी में कृषि और उसके अलाइड सेक्टर का योगदान कुल बढ़कर के 16% के आसपास हो गया है। और इसके साथ ही जो क्रॉप्स हैं उसके उत्पादन में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 2024 में जो खरीफ फसलों का उत्पादन है वो रिकॉर्ड रहा, 1647 लाख मीट्रिक टन यहाँ पर हमें फसलों का उत्पादन देखने को मिला। किसान भी अब क्रेडिट कार्ड का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। करीब 7 करोड़ 75 लाख किसान क्रेडिट कार्ड अभी सक्रिय है। फसल बीमा योजना के अंदर करीबन 24% किसानों ने इस साल के अंदर रजिस्ट्रेशन कराया है। और पिछले 5 सालों के अंदर जो सिंचाई का एरिया है वो बढ़ करके 55% तक हो गया। यानी कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। और इसको अगर आपको आगे बढ़ावा देना तो इसके ऊपर काफ़ी काम करना पड़ेगा। जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके मुताबिक आपको क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा, रिसाइलेंट क्रॉप्स के ऊपर काम करना पड़ेगा, ताकि ये सेक्टर आगे भी इसी तेजी से बढ़ता रहे। शुक्रिया असीम इस पूरी जानकारी के लिए। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन का आर्थिक सर्वे पर क्या कहना है ये हम आपको बताते हैं अब। और उन्होंने ये कहा है कि कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए इनकम और रोजगार के मौके बढ़ाना जरूरी है। Recommendation which is made not just to the union government but to governments around the country is actually a step to boosting employment, income generation and therefore consumption. This is about deregulation, is exactly towards that. It is not a recommendation only to the union government. So by simplifying regulations and by looking into the nuts and bolts of regulations that affect small businesses, we are lowering the cost of doing business for them, therefore opening up the space for them to hire more, which will lead to income growth and therefore better consumption. That is the very precise recommendation that the economic survey is making to governments all around the country. बिल्कुल, जिस तरह से आप सुन रहे थे कि इकोनॉमिक सर्वे पेश करने के बाद क्या कुछ कह रहे थे आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन। इस मौके पर उन्होंने कॉर्पोरेट इंडिया को भी मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि कैपेक्स का भार अब प्राइवेट सेक्टर पर है। कॉर्पोरेट सेक्टर को काफी कुछ करने की जरूरत है। कंपनियों के प्रॉफिट 15 साल में सबसे ज्यादा है, लेकिन वेज ग्रोथ धीमी हो रही है। कंपनियों को जॉब क्रिएशन को गंभीरता से लेना चाहिए।
If you look at the growth in profitability and the growth in employment expenses, which is a combination of hiring and compensation, there is a huge disparity between the two, which has been highlighted by several private sector players themselves in the last few months. And this happened even as Indian corporate sector profitability hit a 15-year high in March 2024. वहीं इंडस्ट्री के दिग्गज सुनील सुब्रमण्यम ने जीडीपी ग्रोथ के अनुमान पर थोड़ी निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि सरकार को अपने टारगेट हाई रखने चाहिए। नहीं, थोड़ी कम है क्योंकि 6.5 के आसपास इस साल का लग रहा है, तो जरूर कुछ ग्रोथ तो होना चाहिए, मगर जो आंकड़े अभी दिख रहे हैं उससे लग रहा है कि एक फ्लैट नेक्स्ट ईयर रहेगा इस साल के कंपैरिजन में, तो थोड़ी एक डिसअपॉइंटमेंट है। मगर मानता हूं कि कॉर्पोरेट अर्निंग्स की जो 2 क्वार्टर की आउटलुक आई है उससे यही एक संभावना थी कि ग्रोथ का थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है, तो बहुत सरप्राइजिंग नहीं है। बट फिर भी गवर्नमेंट की तरफ से एक लो नंबर लेके जाना शायद अच्छी बात नहीं है, उनको तो अपने टारगेट को थोड़ा हाई रखना है। तो आज राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद की साझा बैठक को संबोधित किया और कहा कि अपने तीसरे कार्यकाल में सरकार ने 3 गुना स्पीड से काम किया है और वो आगे भी करती रहेगी। भारत दुनिया के सामने आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिरता का उदाहरण पेश कर रहा है। राष्ट्रपति ने प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ की घटना और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन पर दुख जताया। साथ ही उन्होंने गरीबों के लिए आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान निधि, आदिवासियों के लिए धरती आबा योजना और छात्रों के लिए विजय लक्ष्मी योजना की भी चर्चा की। राष्ट्रपति ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन और वक्फ बोर्ड में संशोधन पर सरकार तेजी से काम कर रही है और राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि सरकार आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखकर विकास की योजना बना रही है। सरकार का एक ही संकल्प है, विकसित भारत। आज देश बड़े निर्णयों और नीतियों को असाधारण गति से लागू होते देख रहा है और इन निर्णयों में देश की गरीब, मध्यम वर्ग, युवा, महिलाओं, किसानों को सर्वोच्च प्राथमिकता मिली। मेरी सरकार ने तीसरे कार्यकाल में सभी के लिए आवास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ठोस कदम उठाए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना का विस्तार करते हुए 3 करोड़ अतिरिक्त परिवारों को नए घर देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए 5,36,000 करोड़ रुपया खर्च किए जाने की योजना है। मेरी सरकार गांव में गरीबों की उनकी आवासीय भूमि का हक देने और वित्तीय समावेशन के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में स्वामित्व योजना के अंतर्गत अब तक 2 करोड़ 25 लाख स्वामित्व कार्ड जारी किए गए हैं। तो सत्ता पक्ष ने राष्ट्रपति के अभिभाषण की सराहना की, लेकिन विपक्ष ने रंग में भंग डालने वाले बयान दिए हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति अभिभाषण के दौरान थक गई थी। उन्होंने बात बात पर प्रेसिडेंट को पुअर थिंग कहकर संबोधित किया। बोरिंग, नो कमेंट। No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. Boring. No comment. No, the poor lady, the president was getting very tired by the end. तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सोनिया गांधी के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और विपक्ष के कुछ नेताओं ने जो टिप्पणी की है, मैं उसका घोर निंदा करता हूं। हमारा देश का राष्ट्रपति एक महिला आदिवासी है, ये कमजोर नहीं है। पहली बार एक महिला आदिवासी इस देश का राष्ट्रपति बनी है, तो इनको हजम नहीं हो रहा है और इसको कमजोर बताती है। मैं कहना चाहती हूं, आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने जिंदगी भर देश के लिए, समाज के लिए जो काम किया है, ये लोग सोच भी नहीं सकते हैं। और आज जब भाषण दिया है और देश को संबोधन किया है संसद के माध्यम से, तो इस तरह से बोरिंग कहना, कमजोर कहना, थकी हुई महिला कहना, ये कोई
शोभा देती है क्या किसी नेता को? चलिए अब आपको दिखाते हैं सीएनबीसी आवाज की बिग बजट एक्सक्लूसिव खबरें। 2 दिन बाद पेश होने वाले बजट में सबसे ज्यादा फोकस ग्रोथ पर रहने वाला है। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक मिडिल क्लास के लिए कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं और इसमें खासतौर पर इनकम टैक्स को लेकर बड़े बदलाव की भी संभावना है। तो पूरी खबर जानने के लिए एक बार फिर से जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी बताएं, क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है आपके पास और मिडिल क्लास को खासतौर पर इनकम टैक्स के मोर्चे पर किस तरह से राहत दी जा सकती है? देखिए, बजट को लेकर के बिल्कुल तैयारियां अंतिम चरण में है। बजट का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो लगभग कंप्लीट कर लिया गया है। सिर्फ बजट भाषण है जो आखिर समय तक उसमें बदलाव होता रहा तो उसको अब अंतिम रूप दिया जा रहा है। और जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक इस बजट में सबसे बड़ा फोकस जिस चीज़ पर रह सकता है वो है आपको ग्रोथ को कैसे बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए आप कई सारे ठोस कदम, दीर्घकालिक लॉन्ग टर्म कदम वित्त मंत्री की तरफ से आप सुन सकते हैं। और उसमें भी सरकार की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया जा सकता है, खासतौर से रेलवे, पोर्ट और एयरपोर्ट, ये 3 सेगमेंट पर विशेष जोर रहेगा जहां पे सरकार कैपेक्स अपना बढ़ाती हुई आपको दिखेगी। दूसरा जो केंद्र बिंदु रह सकता है, जो हेडलाइन सब निकल के आ सकती है, वो आपको मिडिल क्लास के लिए राहत देने वाले कई सारे कदमों पर बजट बनाने के दौरान विचार किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि उनमें से कुछ कदमों का औपचारिक ऐलान यहाँ पे होता हुआ दिखे और उसमें सबसे ज़्यादा नज़र जो होती है वो है इनकम टैक्स को लेकर के। तो इनकम टैक्स में राहत देने के अलग अलग तरीके पर विचार हुआ है, उनमें से हो सकता है किसी एक को अपनाया जाए और इनकम टैक्स में राहत यहाँ पे मिले। और उससे ज़्यादा बड़ी खबर इनकम टैक्स से निकल के आ सकती है कि इनकम टैक्स के नियमों में एक तरीके से बड़ा बदलाव किया जा सकता है ताकि उसके नियम को आसान बनाया जाए। रही बात कॉर्पोरेट टैक्स का, तो कॉर्पोरेट टैक्स में मुझे लगता है कि सीधे तौर पर कटौती होने की गुंजाइश काफ़ी कम है, लेकिन बजट इस बार दिलचस्प रहने वाला है। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी इस एक्सक्लूसिव जानकारी के लिए। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, जिससे जुड़े स्टार्टअप पर सरकार विशेष फोकस बढ़ा सकती है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक आगामी बजट में फंडिंग और टैक्स के मोर्चे पर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप्स को बड़ा बूस्टर डोज मिल सकता है। पूरी खबर जानते हैं, अब मेरे संवाददाता आलोक प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। तो आलोक बताएं, क्या एक्सक्लूसिव जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए इस बार बजट में मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े स्टार्टअप्स और एमएसएमई पर सरकार का खास जोर रह सकता है। सीएनबीसी आवाज को सूत्रों से जानकारी मिली है कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी एआईएफ के जरिए स्टार्टअप्स को डेडिकेटेड फंडिंग दिए जाने का रास्ता खोला जा सकता है। इसके अलावा एफडीआई के नियमों में भी ढील दी जा सकती है ताकि कई सारे देशों के जो सॉवरेन फंड्स हैं वहां से सीधे तौर पर स्टार्टअप्स जो खास तौर से मैन्युफैक्चरिंग में जुड़े हुए हैं उनको फंडिंग मिल सके। इसके अलावा टैक्स के मोर्चे पर भी कई तरह के इंसेंटिव दिए जा सकते हैं, जिसमें खास तौर से कंपनियां जो कि स्टार्टअप्स में निवेश करेंगी, खास तौर से रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लैब्स और इंक्यूबेटर सेटअप्स के लिए उनको इंसेंटिव दिया जा सकता है। इसके अलावा एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इन तमाम चीजों में जो स्टार्टअप्स लगे रहते हैं उनको ये बढ़ावा दिया जा सकता है ताकि उनके पास फंडिंग की कोई दिक्कत ना हो सके। तो इस बार बजट में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और जो उससे जुड़े हुए स्टार्टअप्स हैं उस पर सरकार का खास जोर रह सकता है। शुक्रिया आलोक इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि बजट में सरकार का ग्रामीण इंफ्रा पर किस तरह से फोकस देखने को मिल सकता है। सड़क परिवहन मंत्रालय का बजट 10 से 12% तक बढ़ाया जा सकता है। इस खबर पर जुड़ गए हैं मेरे सहयोगी रोहन सिंह। तो रोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम ग्रामीण इंफ्रा की बात करें तो कैसे मेगा पुश आने वाले बजट में इस पर दिया जा सकता है? जी, बजट में इस बार एक बड़ा फोकस गांव में सड़कों के निर्माण पर हो सकता है। इसके लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो आउटले है वो बढ़ाया जा सकता है। ऐसे गांव जहां जनसंख्या 500 से अधिक है या फिर पहाड़ी इलाकों में जहां जनसंख्या 250 से अधिक है वहां ऑल वेदर रोड्स को बनाने से संबंधित घोषणाएं सरकार कर सकती है। इसके अलावा जो ओवरऑल आउटले है सड़क परिवहन मंत्रालय का वो भी बढ़ाया जा सकता है और कुल मिला के ये 2.9 लाख करोड़ तक इस बार पहुंच सकता है। नेशनल हाईवे मास्टर प्लान संबंधित घोषणाएं भी की जा सकती है। रोड कंस्ट्रक्शन में ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, इससे संबंधित भी कुछ घोषणाएं सरकार कर सकती है। सड़क सुरक्षा के लिए एक अलग फंड की घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा बीओटी मॉडल जिसको सरकार लगातार प्रमोट कर रही है उसको प्रमोशन के लिए भी कुछ नई घोषणाएं की जा सकती है और भारत माला प्रोजेक्ट के अंदर ही इसे एक नया रिन्यूड पुश दिया जा सकता है और इसके अंदर कुछ नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है।
तो बजट से जुड़ी हमारी खास मुहिम मेरा बजट मेरी आवाज को शानदार रिस्पांस मिला है और आज इसी मुहिम के तहत हम एक खास चर्चा करने जा रहे हैं। शाम को टैक्स एक्सपर्ट और पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट के साथ हम करेंगे इन बजट उम्मीदों पर चर्चा। तो जरूर देखिए आज शाम 5:57 पर हमारी खास पेशकश बजट से जुड़ी हुई मेरा बजट मेरी आवाज। चलिए अब एक नजर डाल देते हैं शेयर बाजार पर। आम बजट से पहले बाजार में शानदार तेजी दिखाई दी। सेंसेक्स निफ्टी करीब 1% की बढ़त के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 741 पॉइंट चढ़कर 77,501 पर और निफ्टी 259 पॉइंट चढ़कर 23,508 पर बंद हुआ। वहीं मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में अच्छी तेजी दिखाई दी। तो बाजार का पूरा हाल अब जानते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन बताएं, आज बाजार में जोश हाई दिखाई दिया, किन स्टॉक में तेजी और कहां सुस्ती रही? तो डेफिनेटली बजट से पहले हमें बाजार के अंदर एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। अब देखते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इस टाइम पे किस तरीके का रहा है। निफ्टी में बढ़ने वाले शेयर की बात करी जाए तो टाटा कंज्यूमर 6% की तेजी, नतीजे आए थे रिफ्लेक्शन नंबर्स में देखने को मिला है। बीएल के कल नतीजे आए थे और आज भी जो रैली है वो चालू है। ट्रेंट और कोल इंडिया में अच्छी खासी आज के सत्र में बढ़त देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो भारतीय एयरटेल में एक दबाव देखने को मिला है। आईटीसी होटल लिस्टिंग के बाद इसमें लगातार गिरावट जारी है। जेएसडब्ल्यू स्टील नंबर्स आए थे और उसका रिफ्लेक्शन है और आईसीआईसीआई बैंक में भी हमें करीब करीब 0.14% की कमजोरी देखने को मिल रही है। मिड कैप की बात करी जाए तो कल्याण ज्वेलर्स के नंबर आए थे, उसके बाद शानदार तेजी यहां पे हमें देखने को मिली है। 14.25% की, आरवीएनएल 9%। बजट से पहले यूजुअली जो रेलवे काउंटर्स होते हैं उसमें तेजी देखने को मिलती है। आईआरबी इंफ्रा 7% की तेजी और यूपीएल में भी करीब करीब 6.5% का इजाफा देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो मैनकाइंड में 2% की गिरावट, पतंजलि फूड, केपीआईटी टेक और साथ में अरबिंदो फार्मा में आज हमें गिरावट देखने को मिली है। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। चलिए अब बात करते हैं सोने के दाम की। सोना हर दिन नई ऊंचाई छू रहा है। आलम यह है कि एमसीएक्स पर अप्रैल वायदा ने 82,415 रुपए का रिकॉर्ड हाई बनाया है। कॉमिक्स पर भी भाव $2869 तक पहुंच चुके हैं। सोने में तेजी आने के कई कारण बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 1 फरवरी से कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर चुके हैं, जिसकी वजह से सोने की कीमतों को पुश मिला है। यही नहीं, बाजार को अमेरिका में दरें घटने की उम्मीद है, जिससे सोने के भाव बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे दिल्ली का चुनावी दंगल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आज एक तरफ चुनाव आयोग पर हमला किया तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली वालों के लिए खुशखबरी लाने का भी दावा किया। केजरीवाल ने कहा कि यमुना के पानी में हरियाणा से अमोनिया मिलाए जाने के मामले में उन्हें बड़ी सफलता मिली है और यमुना के पानी में अमोनिया का स्तर 7 ppm से घटकर 2.1 ppm हो गया है। तो चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप खबरों पर अपडेट रहें, सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। और जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि बजट में कुछ ही घंटे बाकी हैं और स्पेशल कवरेज लगातार सीएनबीसी आवाज पर जारी है। बने रहिए।